ज्योतिष एक ऐसा महाविज्ञान जिसकी सही जानकारी से आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने महान ज्योतिष ज्ञान भारतीय सभ्यता के आंगन में सीखा है। उन्हें प्राप्त हुई हैं ज्योतिषीय अनुभूतियां। यही कारण है कि वे अपने ज्योतिष ज्ञान और भविष्यवाणियों से इतनी कम उम्र में ही सबको चकित कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त आचार्य श्री नवीन कौशिक से। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम है वे। ऐसे लोग जो अपनी समस्याओं का हल हर जगह खोज कर थक चुके थे, उनके अद्भुत ज्ञान और शक्ति से अचंभित हो नतमस्तक हैं। आइए मिले आचार्य श्री नवीन कौशिक से, जिन्होंने ज्योतिष की दुनिया को बदल दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम साईं वैदिक संस्थान में। दर्शकों, अक्सर हमारे मन में इस सवाल उठता है कि हमारे जीवन में जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, इनका क्या कारण है। कहीं हमारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष तो नहीं, और अगर दोष है तो उसको कैसे जाना जाए, उसके क्या कुछ उपाय किए जाएं। आज हम ऐसे ही एक दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है तो आपको इस बात का कैसे पता चले और किस तरह से आप उसके उपाय कर सकते हैं और तमाम समाधान पा सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नवीन कौशिक जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है। किसी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आपके रास्ते में आ जाती है, लगातार प्रयास आपके निष्फल हो रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा वो रास्ता जिस पर आप चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, या आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, मिलकर मुलाकात कर समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर को आचार्य जी आपसे चंडीगढ़ में मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके साथ ही लाइव कार्यक्रम में कॉल कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाएं। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, बात करेंगे पितृदोष के बारे में। आचार्य जी, पितृदोष कहते हैं कि माँ बाप की जीते जी सेवा करो और आपके सारे जो कष्ट होंगे, वो जो परेशानियाँ होंगी, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ज़िंदगी में माँ बाप की सेवा भी की, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कई बार दोष जो है, पितृदोष जो है, वो हमारी कुंडली में आ जाता है। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि पितृदोष है किसी जातक को, ये हमें पता कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। पितृदोष कैसे पता चले, इस बात को तो हम समझ ही सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि पितृदोष आ जाता है। पितृदोष आ जाता है मतलब ऐसा नहीं कि कहीं घूमने गए और आ जाता है, ऐसा भी नहीं है। पितृदोष, सबसे पहले तो हम ये समझ लें पितृदोष है क्या। पितृदोष सही शब्द ही नहीं है, पितृदोष होता ही नहीं है, पितृऋण है। पितृऋण जो है, यही शास्त्र का सही शब्द और सही मायने इसी ही के हैं। पितृदोष कहीं कोई शब्द नहीं है और पितृदोष न कोई किसी प्रकार का दोष है। अब कैसे इस बात को समझ सकते हैं। हाँ, पितृदोष जो है, ये जो शब्द है, ये आधुनिक पद्धति का एक नया नाम है। जैसे प्राचीन काल में हम वाहन इत्यादि के योग को हम घोड़े और हाथी का योग कहा करते थे, आज उसी ही की जगह मोटर व्हीकल ने ले ली है। इसी प्रकार से पहले पितृऋण हुआ करता था, आज के आधुनिक समय पर पितृदोष के नाम से उसको संबोधन करते हैं, जबकि यह सही नहीं है। इसको शास्त्र सम्मत सही नहीं कहा जा सकता, इसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, और इसके पीछे के जो मिथ बनाए गए हैं, इसके पीछे के जो कन्फ्यूजन्स बनाए गए हैं, उसको समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो
वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और उसके पीछे किसी प्रकार की जानकारी के परे सिर्फ और सिर्फ भय ही दिखता है। पितृ ऋण जो है वो वास्तविक है, पितृदोष क्योंकि यह सिर्फ कष्ट का ही कारक है, क्योंकि दो प्रकार की बातें होती हैं, या तो योग होता है या तो दोष होता है। अगर हम किसी योग की बात करते हैं, मांगलिक योग है, राजयोग है, गज केसरी योग है, या और अन्यत्र प्रकार के योग हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर आप ही को समझ लीजिए, आप दर्शक हैं, और अगर हम यही कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। कारण क्योंकि योग जो शब्द है ये सकारात्मकता का सूचक है, यानी कि इस शब्द में, योग शब्द में सकारात्मकता झलकती है इन शब्दों में। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आपकी कुंडली में सर्प दोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है इत्यादि, अगर हम दोष शब्द की बात करते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दोष शब्द जो है वो नकारात्मकता का सूचक है, उससे नकारात्मकता झलकती है, इस बात को हम समझें। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि पितृदोष या पितृ ऋण, आधुनिक नाम पितृदोष और प्राचीन नाम जो शास्त्र में है वह पितृ ऋण है। अब यह पितृ ऋण कैसे होता है और कैसे हम इसको कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक भी है और इसको बहुत आसान भी है। मतलब ये इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं और उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि यदि हम पितृ ऋण में रहेंगे, जिसको हम आज के समय पर पितृदोष के नाम से जानते हैं, अगर हम पितृदोष के प्रभाव में रहेंगे, पितृ ऋण के प्रभाव में रहेंगे, तो यकीनन हम किसी एक प्रेशर के अंदर रहेंगे और हमारी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं चल रही होगी, उतनी सामान्य नहीं चल रही होगी जितनी की चल सकती है या फिर जितनी चलनी चाहिए। अब अगर हम इसको समझें तो कुंडली के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? कुंडली के अंदर अगर हम लग्न कुंडली को देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। पहला घर अर्थात लग्न भाव, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, सातवां घर, नौवां घर और 10वां घर। लग्न भाव फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 9th हाउस एंड 10th हाउस। अगर इस किसी भी भाव में इनमें से कोई सा भी, एक पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, सातवां हो, 9वां हो या 10वां हो, यदि आपकी कुंडली में इन किसी भी भाव में, इनमें से किसी भी भाव में राहु और सूर्य एक साथ स्थित हो, रिपीट कर रहा हूं, राहु और सूर्य एक साथ स्थित हो, तो उस परिस्थिति में शास्त्र सम्मत इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि यस, आपकी कुंडली में पितृ ऋण वाले लक्षण और सिचुएशंस हैं। अब क्या है कि बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा मिल जाएगा कि सेकंड हाउस में राहु और सूर्य मिल जाएंगे, फिफ्थ हाउस में राहु और सूर्य मिल जाएंगे, या फिर 10th हाउस में राहु और सूर्य मिल जाएंगे, या फिर 9th हाउस में मिल सकते हैं। यानी कि जितने भी हाउसेस हमने बताए हैं उसमें से किसी में भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जन्म के समय पर वो कुंडली बनी है और उस समय पर वो प्लैनेटरी सिचुएशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर किसी का जन्म ऑन एन एवरेज किसी भी साल में 19 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब 14 जनवरी के बाद कभी भी हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य जो है वो मकर राशि में रहता है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ जाता है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर 19 तारीख की बात करते हैं, 15 तारीख की बात करते हैं, जनवरी 15 को, वो सन आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उस समय पर उस सन में ट्रांजिट में राहु मकर में ही आ जाए, तो राहु और सूर्य एक साथ हो जाएंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लग्न के बेसिस पर, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं धनु लग्न, अगर किसी का धनु लग्न है, 19 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ है, तो धनु लग्न के बाद सेकंड हाउस में मकर राशि उदित हुई और मकर राशि का सूर्य होगा, और मकर राशि का सूर्य होगा और सेकंड हाउस में मकर का ही उस समय पर अगर राहु होगा, तो सेकंड हाउस के अंदर राहु और सूर्य की युति बन जाएगी, यानी कि उनका राहु और सूर्य का योग बन जाएगा। अब जब ऐसा योग बन जाएगा तो उस कुंडली में पितृ ऋण वाले लक्षण आएंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ऑल द लाइफ उसके साथ वो पितृ ऋण या पितृदोष के लक्षण चलते ही रहेंगे, ऐसा कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। अच्छा,
पितृदोष या पितृऋण, जिसको हम जिस नाम से मानना चाहें आप मान सकते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि शास्त्र सम्मत क्या शब्द है या क्या उसको कहा जाता है। आप जैसा समझना चाहें वैसा समझ सकते हैं। लेकिन अब अगर हम यह माने कि पितृऋण से होता क्या है, पितृऋण में जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं कि राहु और सूर्य का प्लेसमेंट, राहु और सूर्य जिस भाव में स्थित हो उस भाव के फल को निष्फल कर देते हैं, इसमें कहीं कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात अगर वह सेकंड हाउस में है तो ऐसी स्थिति में वाणी से संबंधित स्किल, फाइनेंशियल चीजें यानी कि फाइनेंशियल ग्राफ व्यक्ति का डिस्टर्बेंसेस की तरफ रहेगा ही रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ के किसी भी फेज में, लाइफ के किसी भी चरण में जाकर के व्यक्ति को फाइनेंशियली कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या लाइफ के किसी भी फेज में कोई ऐसा अच्छा टाइम नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसको हम ट्रांजिट के बेसिस पर जान सकते हैं। ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट हमारा कहाँ चल रहा है, अर्थात राहु कहाँ चल रहा है, सूर्य कहाँ चल रहा है, उसके बेसिस पर हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे। ये हम एक सिंगल एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जबकि मैंने आपको क्या कहा कि लग्न भाव में ऐसा योग हो, सेकंड हाउस में ऐसी युति बनती हो, फोर्थ हाउस में बनती हो, फिफ्थ हाउस में बनती हो, सेवेंथ हाउस में बनती हो, नाइन्थ हाउस में बनती हो, या फिर 10th हाउस में बनती हो, तो ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी चलिए बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। आचार्य जी, पितृदोष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमने बात की कि कुंडली के कौन से हाउस में जाके कैसे राहु और केतु सूर्य और राहु मिलता है तो हमारा पितृदोष बनता है। लेकिन हम बात करें जैसे कि अभी विश्वनाथ जी का कॉल आया और उनका कहना था कि मुझे जन्म तिथि तो नहीं पता, तो शायद हो सकता है कि इनकी कुंडली भी ना हो, तो ऐसे जातकों को कैसे पता? जब डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो शायद नहीं, कंफर्म है कि कुंडली नहीं ही होगी, क्योंकि जब पता ही नहीं है, विवरण ही नहीं है, तो बनेगी कैसे? बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी आपका बर्थ डिटेल नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा हर्डल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस कर रहे हैं और पर्टिकुलर किसी एक विषय पर, देखिए पितृऋण की बड़ी एक स्पेसिफिक, एक बहुत ख़ास बात है कि अगर वो इफ़ेक्ट करेगा तो किसी एक चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी पूरी लाइफ को होल्ड नहीं कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, उस एक चीज़ को भी कुछ समय के अंतराल पर ही इफ़ेक्ट करेगा, कॉन्टिन्यूसली नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर किसी की कुंडली में सपोज दैट, अब क्योंकि कुंडली नहीं है, हम एक अंदाजे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, हम सिर्फ सिम्टम्स, लक्षण और इनके आधार पर ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? यदि हम युवा अवस्था में, अर्थात हम 26-27 साल के हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर व्यक्ति की उस जातक की, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई जन्म कुंडली होगी ही नहीं। आपको नहीं मालूम है, फॉल्ट इतना है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली, आपके प्लैनेट्स आपके बेसिस पर वो हैं और वो अपने हिसाब से आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए मैं ये मान लूँ कि स्टूडियो में लाइट्स नहीं जली हैं, कैमरास बंद हैं, तो ये मेरा फॉल्ट है। कैमरा तो है, वो चालू है, लाइट्स ऑन है, वो अपना काम कर रही है। इसी ही प्रकार से अगर आपको आपका बर्थ डिटेल नहीं मालूम है तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो कुंडली है, वो उतना काम अपना कर रही है जो उसको करना चाहिए। अब अगर सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि किसी भी लड़के और लड़की की, किसी की भी लड़के की या लड़की की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य और राहु है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पितृऋण के लक्षण बनते हैं। अब उस व्यक्ति को किस टाइप के लक्षण देखने को मिलेंगे? जब यंग एज होगी, यानी कि 26 से लेकर के 32-33 वर्ष की आयु तक रिश्ते आएंगे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनेगी, चीज़ें पोस्टपोन होती चली जाएंगी। हम रिश्ता फिक्स करेंगे और वो ब्रेक होता जाएगा, टूटता जाएगा। 7th हाउस लाइफ की पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है और व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। अगर पुरुष है और वो किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप में करने की कोशिश कर रहा है, तो उस फील्ड में भी, उस क्षेत्र में भी उनको असफलताएं देखने को मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विवाह में विलंब होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर उन दोनों ही प्लैनेट्स की डिग्री भी स्ट्रांग होगी और ट्रांजिट में, यानी कि 32 वर्ष की उम्र कंप्लीट हो गई है
और ट्रांजिट में भी राहु वहीं चल रहा है। सूर्य तो 1 महीने के अंतराल पर घूमते हुए आएगा उस राशि के अंदर, क्योंकि 12 महीने में सूर्य पूरा 12 राशियों का एक राशि चक्र पूरा करता है। 1 महीने एक राशि में, दूसरे महीने फिर दूसरी राशि में, इसी प्रकार से 1 महीने तक 30 डेज तक वो एक राशि में स्थित रहता है, मतलब विचरण करता है, हम ऐसा मान सकते हैं, मूवमेंट करता है। अगर हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो मूवमेंट करता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए वो घूम करके भी आएगा। उस 1 महीने के अंदर ये समझिए, अगर राहु आपकी कुंडली में उस समय पर ट्रांजिट में उसी घर में है, 7th हाउस में ही है, ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि लग्न कुंडली में तो होगा ही, अगर ट्रांजिट में भी है और सूर्य जब घूम करके आया, तो ऐसी परिस्थिति में जहां चीजें फाइनलाइज होने के एकदम लास्ट मोमेंट होंगी। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे जो फेज करते हैं कि अब 36 साल की उम्र हो गई, 38 साल की उम्र हो गई, पढ़ाई भी अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, घर मकान भी अच्छा है। अब मजे की बात है कि रंग रूप भी अच्छा है, मतलब सकल सूरत भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके उपरांत भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें ये मानना चाहिए कि ये पितृ ऋण के, पितृदोष के लक्षण हैं। इसमें हमें और ज्यादा कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम जान सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कुंडली अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि जन्म तिथि क्या है, जन्म समय क्या है, तो आप फिर भी अपने जीवन की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम समस्याएं जो जीवन में चल रही हैं, कठिनाइयां जो जीवन में आ रही हैं लगातार एक के बाद एक, उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अगर आप मिलकर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आचार्य जी 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी, ताकि जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो उनका जो समाधान है वो आप तक पहुंच सके। और लाइव कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है, कॉल कर सकते हैं और कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, अब ये तो बात की कि जिनकी कुंडली होती है, जिनकी नहीं होती है, तो पितृदोष का कैसे पता चलता है। लेकिन अगर बात की जाए, हम पितृदोष की ही बात कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए पितृदोष के बारे में, तो सवाल ये उठता है कि किन कारणों से हमारी कुंडली में पितृदोष आता है। हम घर परिवार में माता पिता की सेवा करते हैं और हमने उनके लिए जो पूजा पाठ किए जाते हैं, श्राद्ध किए जाते हैं, वो भी किया है, लेकिन फिर भी पितृदोष जो है वो हमारी कुंडली में है। किन कारणों से है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इनके कारण को भी समझा जा सकता है। देखिए, जब आपका जन्म हुआ उस समय पर आपकी जन्म कुंडली बनी, और जन्म कुंडली में जो भी कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं वो उसी समय पर निर्धारित हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम प्रारब्ध में, यानी कि पूर्व जन्म के बेसिस पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे कुंडली में बना है, अर्थात कुछ तो भी ऋण पहले का रहा है जो अभी हमारे साथ वर्तमान जीवन में हमारे साथ आया है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जिनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, उनकी कुंडली में भी पितृदोष जैसे लक्षण देखे जाते हैं, और बहुत हद तक देखे जाते हैं। वैसे तो आप और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़े डिफरेंसेस आते हैं। उसी ही आधार पर इस कॉम्बिनेशन के परे भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर पूरे के पूरे लक्षण पितृ ऋण के ही मिलते हैं, पितृदोष के ही मिलते हैं। उनको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने कहा कि उसके पीछे के कारण क्या हैं, कि यह कैसे बनते हैं। आप श्राद्ध कर्म भी करते हैं, उनके लिए किए जाने वाले हर एक उचित कार्य या फिर उनके निमित्त शास्त्र सम्मत कहे हुए हर एक कार्य को आप करते हैं, उसके बाद भी। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मिथ है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि किसी के माता पिता नहीं हैं तभी पितृदोष या पितृ ऋण के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसा संभव नहीं है। माता पिता के होते हुए भी पितृ ऋण के लक्षण देखने को मिलते हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप स्वयं के ऊपर या अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, आसपास के क्राउड में, भीड़ में, या आसपास के रहने वाले लोगों के बीच में हम इस बात को समझ सकते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पितृ ऋण या पितृदोष हम कहें तो यहाँ पर इसका सूचक इतना तो समझ में आता है कि पितृ यानी कि पूर्वज या हमारे बड़े जो है वो रुष्ट हैं, ऐसा समझा जाता है, और शास्त्र सम्मत भी ऐसा ही है। अब जैसा कि आपने कहा श्राद्ध कर्म, तो हम पहले लक्षण की बात करते हैं। श्राद्ध कर्म के समय पर आज के युग में अधिकांश लोगों को तो अपना गोत्र ही मालूम नहीं है, गोत्र ही नहीं पता है। अब श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, गोत्र ही मालूम नहीं है, आप किसके निमित्त कहाँ क्या भेजेंगे
वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई पूजा होती है तो एक पंडित जी जो है वो संकल्प पूजा में जरूर कराते हैं। उसमें देखा है कि आपका गोत्र भी बोलते हैं, आपका नाम भी बोलते हैं, इनफैक्ट आपके मदर फादर का नाम लेने के लिए भी आपको कहते हैं। ऐसा होता है ना, आप में से ऑलमोस्ट सभी ने ऐसा कुछ सुना होगा। चाहे वो पूजा भले ही पितरों के निमित्त ना हो, वो चाहे गणपति जी की हो, दुर्गा जी की हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, इत्यादि कोई भी हो सकती है, उसमें भी एक संकल्प बोला जाता है। उस संकल्प का अर्थ समझ में आता है। उस संकल्प को हम एज एन एक लेटर, एज एन एक ईमेल, एज एन एक पत्र के रूप में ईश्वर को कहते हैं कि भाई मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा ये गोत्र है और मेरा ये स्थान है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ। अब ये आप मान लीजिए कि उस स्थान पर, उस पर्टिकुलर हाउस नंबर पर उस नाम का, उस गोत्र वाले का, उस गोत्र वाले व्यक्ति का और इस नाम के मदर फादर वाले व्यक्ति एक ही मिलेगा और उसके नाम से एक संकल्प हम ईश्वर को अर्पित करते हैं। अर्थात हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ये हैं और इनके निमित्त ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब दिवाली की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कहते हैं कि महालक्ष्मी पूजा निमित्तार्थे, ऐसा बोलते हैं कि इसके निमित्त हम ऐसा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो हम किसका श्राद्ध कर रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं और उसका गोत्र इत्यादि बोलते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा सबको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना गोत्र ही मालूम नहीं है। अच्छा, अब अगर गोत्र ही मालूम नहीं है, यानी कि अगर हम कोई चिट्ठी भेज रहे हैं उसके ऊपर पिन कोड ही सही नहीं है, एड्रेस ही पूरा कंप्लीट नहीं है, तो क्या वो चिट्ठी सही जगह पर पहुंचेगी? पहली बात तो नहीं पहुंचेगी। दूसरा, शास्त्र ये कहता है कि जो हमारे पितृ अब पृथ्वी पर नहीं है, जो जीवित नहीं है, उनको पूरे वर्ष में श्राद्ध पक्ष जो 15 दिन होते हैं वो पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अर्पित किया हुआ एक भी छोटी से छोटी चीज, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई भोजन हो इत्यादि, कुछ भी हो, एक बूंद जल ही क्यों न हो, यदि हम अर्पित करते हैं तो वो उनके लिए एक वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। और आपके पितृ भी उस 15 दिन आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि जो भी हमारे वंशज हैं, जो हमारे आगे की जनरेशन के लोग हैं, वो हमारे निमित्त, आपने अपने पूर्वजों को या अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुना है कि चलो हमारा पुत्र होगा, या पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र होगा तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए ये अच्छा करेगा, या हमारी पीढ़ी इस प्रकार से बढ़ेगी, या पितृ या हमारे जो पुत्र है, पौत्र है, यही हमें आगे चल करके हमें अन्न जल इत्यादि प्रदान करेंगे। ऐसा कहा जाता है, सुना तो होगा, एटलीस्ट कहा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा। वह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्र सम्मत वही 15 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी पृथ्वी लोक के आगे की जो यात्रा तय करते हैं, उसमें जो भी आपको खाना होता है, सर्वाइवल चीजें जो होती हैं, वो आपको उसी ही 15 दिन के अंदर। देखिए, श्राद्ध कर्म के लिए बहुत सारे पुजारी पंडित बहुत अच्छे से आपको गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं कि आप श्राद्ध कर्म में खाना खिलाएं, दक्षिणा दें, कपड़ा दें इत्यादि, फल फ्रूट, कपड़ा इत्यादि, जूता चप्पल, ऐसी आवश्यक चीजें आप उनको, पंडित जी को दान करते हैं और पंडित जी के निमित्त उनको, जो अपने पूर्वज हैं, उनको आप दान करते हैं, तो वो उनके वहां पर काम आता है। अब अगर हमें सही गोत्र नहीं मालूम है, हमें सही नाम नहीं मालूम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके पास वो पहुंचेगा? अगर उनके पास नहीं पहुंचेगा तो समझिए ऐसी सिचुएशन होगी जैसे एक बच्चा स्कूल में आया है, लंच टाइम हुआ है, दरवाजे पर सब लोग अपना अपना लंच लेने के लिए आए हैं, लेकिन उस व्यक्ति का लंच, उस बच्चे का लंच मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स देकर के तो गए हैं, लेकिन ऐसी जगह रख गए हैं जिसका उसको मालूम नहीं है, और वो इंतजार कर रहा है, और इंतजार करके जब उसको लंच नहीं मिला तो वो अपने पेरेंट्स को गाली तो नहीं देगा, उनको कोसेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होगी। इसी ही प्रकार से जो आपके पितृ हैं वो तृप्त नहीं होंगे। यदि श्राद्ध कर्म में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो आपके पितृ तृप्त नहीं होंगे। उसके फलस्वरूप आपको अपने लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और
पितृ जो हैं कभी भी जान करके आपको अभिशाप नहीं देंगे, आपको कहीं भी जान करके परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि पितृ हैं तो वो आपके ही पूर्वज। वो जब जीते जी आपको कहीं भी परेशान नहीं कर सकते हैं तो मरणोपरांत तो कर ही नहीं सकते हैं, पहला। इसके बाद दूसरा लक्षण कि माता पिता के रहते हुए भी हमें पितृदोष जैसे लक्षण अगर मिलते हैं तो उसका सीधा सीधा समझना यही है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपकी बात से खुश नहीं हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपकी दादा, आपकी दादी, बाबा, अम्मा, जो भी जिस नाम से आप संबोधन करते हैं, वह आपके कृत्य से, आपके काम से, आपके परफॉर्मेंस से या आपके बोली व्यवहार से खुश नहीं हैं। जब खुश नहीं होंगे तो आपको श्राप तो नहीं देंगे, आपको बद्दुआएं तो नहीं देंगे, आपके लिए गलत तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लिए उनके आशीर्वचन भी नहीं निकलेंगे, अर्थात आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी नहीं निकलेंगी। और ब्लेसिंग्स के बिहाफ पर या ब्लेसिंग्स के अभाव में आपको उस प्रकार की समस्याएं, जैसे भी जो भी आपकी उस समय पर प्रायोरिटी होगी, जैसे आप यंग एज में हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, शादी हो चुकी है, सब कुछ हो गया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस तरीके के इश्यूज आएंगे। बच्चे हो गए हैं, बिजनेस की अब बिजनेस पे फोकस करने का समय है, बिजनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की फेस करने को मिलेगी। इस तरीके के लक्षण आपको अपने पेरेंट्स के जीते जी भी देखने को मिलेंगे, यदि वह आपके कृत्य से, आपके कर्मों से, आपके बोली व्यवहार से खुश नहीं हैं तो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, पितृदोष के बारे में हमने चर्चा की, हमने जाना कि क्या कारण है और किस तरह से पितृदोष हमारी कुंडली में हो सकता है। और अगर कई बार हमारे मन में सवाल होता है कि हम तो सेवा भी कर रहे हैं, हम तो श्राद्ध भी कर रहे हैं, उसके बाद भी पितृदोष क्यों है, तो उसका कारण भी आपको आचार्य जी ने बताया। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, आप निराश हो रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मिलकर आचार्य जी से तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करें, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं को दूर करने में वो आपकी सहायता करें, आपको बताएं कि किस तरह से आपके जीवन की समस्या दूर हो सकती है, तो 17 अक्टूबर को आचार्य जी चंडीगढ़ में हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट अभी बुक करवा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और जो भी समस्या आपके मन में है, जो भी परेशानी आपके मन में है, आप सवाल करें कि क्यों ये समस्याएं आपके जीवन में है, कुंडली किस तरह से, कुंडली में आपके ग्रह आकर बैठे हुए हैं जो आपको लगातार परेशानियाँ दे रहे हैं। आप सवाल करें और अपनी तमाम समस्याओं का आप समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो आचार्य जी जब भी स्टूडियो में आते हैं, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों को बताते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।